जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल को। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। ठीक, मगध कितने टुकड़ों में बट गया था? छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बट गया था। और टुकड़ों में बट जाने के कारण जो है विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखाई देने लगा था। और इसी क्रम में जो है मगध पर यानी भारत में जो है वो 4 विदेशी आक्रमण होता है। कितने विदेशी आक्रमण होते हैं? तो 4 विदेशी आक्रमण होते हैं। और वो 4 विदेशी आक्रमण हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। पहला था आपको इंडो ग्रीक। पहला आक्रमण किसका था? तो इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक को जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसे हिंद यवन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं? हिंद यवन। दूसरा था आपका आक्रमण था आपका शक का। किसका आक्रमण है? शक का, जिसे सिथियन भी कहा जाता है। और तीसरा आक्रमण था आपका पहलव का। ठीक है, पहलव का। तीसरा आक्रमण किसका रहेगा? तो पहलव का रहेगा। और चौथा आक्रमण जो आपको कुषाण का। ठीक है, कुषाण का। क्लियर है? कुषाण का। और इसे जो है हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखे थे, ISPK। ठीक है, क्या ट्रिक था? ISPK। आई से हो गया इंडो ग्रीक, एस पे हो गया आपको शक, पी से हो गया पहलव और के से कुषाण। तो ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका मौर्य काल के पतन के बाद। क्लियर है? मौर्य काल के पतन के बाद, जिसमें हमने बात किया था आपको ISPK में इंडो ग्रीक के बारे में। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये आपका हिंद यवन जो है ये कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि ये आपको हिंदू कुश पर्वत से आते हैं। किस पर्वत से आते हैं? तो हिंदू कुश पर्वत से आता है। और ये हिंदू कुश पर्वत जो है आपको पश्चिम और उत्तर पाकिस्तान का क्षेत्र और तजाकिस्तान का क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र में या कोई हिंद यवन रहते थे। और वहीं से सबसे पहला ये आपको हिंद यवन भारत में 2 चरण में आक्रमण किया था। कितने चरण में आक्रमण किए थे? तो ये आपको हिंदू कुश पर्वत से आए थे। और ये हिंद यवन वाले जो है भारत में 2 चरण में आक्रमण किए थे। फर्स्ट चरण में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर दिया था कि फर्स्ट चरण में जो है कौन आक्रमण करता है? तो जिनका नाम होता है आपको डेमोट्रियस। और यह डेमोट्रियस जो है भारत में 183 ईसा पूर्व, ठीक है, 183 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर आक्रमण करके जो है पंजाब और सिंध वाला प्रांत, कौन सा प्रांत? पंजाब और सिंध वाला प्रांत पे जो है अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, पंजाब और सिंध वाला प्रांत को अपने अधिकार में ले लेता है। और इसके जगह पर जो है इसी स्थान पर डेमेट्रियस वंश की स्थापना करता है। जब यह डेमेट्रियस ये पंजाब और सिंध प्रांत में अपना अधिकार करके वहां डेमेट्रियस वंश की स्थापना कर लेता है, उसी समय मगध पर जो है किसका शासन होता है? तो पुष्यमित्र शुंग का शासन होता है। और इसी पुष्यमित्र शुंग के शासन में ही मगध पर आक्रमण करता है डेमेट्रियस। लेकिन उस आक्रमण में जो है डेमेट्रियस क्या होता है? पराजय हो जाता है। ठीक है, यह पराजय हो जाता है। और आपका मगध पर उस समय शासन जो है आपको किसका रहेगा? तो पुष्यमित्र शुंग का रहेगा। पुष्यमित्र शुंग का। और उस समय पुष्यमित्र शुंग आक्रमण नहीं युद्ध नहीं लड़ता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग यानी मगध की तरफ से कौन युद्ध लड़ता है? तो इसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है अग्निमित्र। क्या नाम रहेगा? अग्निमित्र। इस आक्रमण में जो है वो अग्निमित्र विजय होता है और डेमेट्रियस क्या होता है? पराजय हो जाता है। क्लियर है? और ये डेमेट्रियस के बाद जो है वो अगला शासक हमने बताया था आपको कि मिनांडर होता है। कौन होंगे? मिनांडर होंगे। और ये मिनांडर भी जो है राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करता है, किंतु यह भी मिनांडर भी क्या होगा? यह भी आपका पराजय हो जाएगा। और इस आक्रमण का भी आपको विफल कौन करेगा इस आक्रमण का? तो इस आक्रमण का विफल आपको पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र ही करेगा। बात समझ में आए? उसके बाद मिनांडर जो है बाद में क्या होता है, ये आपको बौद्ध धर्म को अपना लेगा भारत में आकर के। ये तो युद्ध में हार गया। इसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त करती है? तो नागसेन से। क्लियर? इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो आपको मिलिंद पन्हो से, यानी मिलिंद पन्हो पुस्तक है। ठीक है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो पुस्तक है। इस पुस्तक से हमें आपको इसकी जानकारी मिलती है कि मिनांडर जो भारत आकर के क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और मिनांडर जो है वो प्रथम विदेशी होता है जो भारत में आकर के बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम विदेशी होता है। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं? मिनांडर जो है प्रश्न पूछते हैं। और नागसेन, मिनांडर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं? तो नागसेन से। क्लियर है? नागसेन से। तो ये आपको मिलिंद पन्ना पुस्तकों में जो है नागसेन और मिनांडर के बीच के वार्तालाप की चर्चा है, जिसमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन क्या करते हैं? उनके
प्रश्नों का जवाब देते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए इससे हम आगे का आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। तो एक बार जो आपका रिकॉल भी हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सॉरी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए इससे हम आगे देखे। तो ये हमने तो देख लिया कि हिंद यवन जो है प्रथम चरण में, ठीक है, दो शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला शासक था आपको डेमोट्रियस और दूसरा था मिनांडर। और ये दोनों शासक आक्रमण तो करता है लेकिन क्या होता है, पराजय हो जाते हैं। क्लियर है? क्या होता है, पराजय हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे द्वितीय चरण में जो हिंद यवन आएंगे, यानी हिंद यवन। प्रथम चरण तो हमने लास्ट लाइन में देख लिया और लास्ट क्लास में भी देखा था। अब ये आपको द्वितीय चरण में भारत पर आक्रमण करेंगे। क्लियर है? द्वितीय चरण में यानी कि बहुत साल के बाद द्वितीय चरण में भारत पर आक्रमण करता है। और द्वितीय चरण में जब भारत पर आक्रमण करेगा उस समय जो है उस समय कौन आक्रमण करेगा, तो उनका नाम रहेगा आपको यूक्रेटाइडस। क्या नाम है? यूक्रेटाइडस। क्लियर है? यूक्रेटाइडस जो है आपको भारत पर आक्रमण करता है और यह भारत पर आक्रमण करके जो है तक्षशिला को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है? कौन सा स्पेस जगह को, भूमि को ले लेगा? तक्षशिला को। और तक्षशिला में जो है आपको यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना करेगा। यूक्रेटाइडस, ठीक है, यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना करेगा। बात समझ में आया? यानी कि हिंद यवन वाले जो है द्वितीय चरण में जब भारत पर आक्रमण करेंगे तो उस समय शासक कौन होगा? यूक्रेटाइडस। और यह तक्षशिला पर आक्रमण करके पहले तक्षशिला को अपने अधिकार में ले लेगा और तक्षशिला में जो है यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना करेगा। इसी वंश का जो है यानी यूक्रेटाइडस वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा? यूक्रेटाइडस तब। और इसी वंश का अगला शासक जो होगा, ठीक है, इसी वंश का अगला शासक जो होता है अंतियाल। क्या नाम है इसका? अंतियाल। क्लियर है? अंतियाल नाम होता है। और यह अपना एक जो है राजदूत भेजता है मगध में। अभी यह आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, यह अपना एक राजदूत भेजेगा और इस राजदूत का नाम होगा आपको हेलियोडोटस। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, हेलियोडोटस। तो आपने पिछले स्लाइड में यानी कि इसमें देखा कि हिंद यवन वाले जब भारत पर आते हैं तब मगध पर दो आक्रमण करते हैं। एक डोमेट्रियस करता है, ये भी हार जाता है, और दूसरा मिनांडर करता है और ये भी हार जाता है। तो ये आपका प्रथम शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में करता है। क्लियर है? लेकिन जैसे आपका अगला शासक जब बनेगा शुंग वंश का, यानी कि नौवां शासक, और नौवां शासक हमने आपको बताया था कि शुंग वंश का नौवां शासक कौन होता है, तो शुंग वंश का नौवां शासक का नाम होता है भागभद्र। क्लियर है? कौन होता है? भागभद्र जो है आपका शुंग वंश का नौवां शासक होता है। क्लियर है? भागभद्र। तो ये भागभद्र पर जो है वो आक्रमण नहीं करता है, बल्कि भागभद्र के शासन काल में ये आपका यूक्रेटाइडस वंश का जो अंतियाल है ये अपना राजदूत भेजता है और ये राजदूत का नाम होता है हेलियोडोटस। और इस समय जो है मगध पर किसका शासन होगा? ये मगध में हेलियोडोटस को मगध में भेजेगा, राजदूत को मगध में भेजेगा। और मगध में जो है शुंग वंश का नौवां शासक, किस वंश का? यहाँ पर आपको मगध में रहेगा शुंग वंश और शुंग वंश का नौवां शासक जिसका नाम होगा आपको भागभद्र। ठीक है, भागभद्र। ठीक है, यानी भागभद्र के शासन काल में अंतियाल जो कि हिंद यवन है अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है हेलियोडोटस। और ये बहुत फेमस प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। और हमने आपको यह भी बताया था कि शुंग वंश में जो है टोटल कितने शासक होते हैं? 10 शासक, जिसमें नौवां शासक भागभद्र के बारे में था। और उसमें हमने आपको बताया था कि भागभद्र इसलिए हम पढ़ना है क्योंकि इसी के शासन काल में हिंद यवन वाले जो हेलियोडोटस को इनके दरबार में भेजते हैं। बात समझ में है? ठीक है, इनका दरबार में भेजता है। हेलियोडोटस जो है शुंग राजा भागभद्र के दरबार में, ठीक है, मित्रवत मतलब मित्रता का संबंध जो है वह स्थापित करने के लिए आता है। साथ ही साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित करने के लिए आता है। बात समझ में है? और ये हेलियोडोटस जब भारत आएगा तो इसे जो है भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा, मतलब भगवान विष्णु का ये शिष्य बन जाएगा। ठीक, और भारत में आकर के जो है वैष्णव धर्म को अपना लेगा। ठीक है, कौन सा धर्म को अपना लेगा? वैष्णव धर्म बोलिए या भागवत धर्म बोलिए। चलिए यहीं पर लिखते हैं, ये आपको भागवत धर्म को भारत में आकर के कौन सा धर्म अपना लेगा? भागवत धर्म अपना लेगा। यानी भागवत धर्म किससे संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है। बात समझ में आया? तो हेलियोडोटस जो है भागवत धर्म यानी भगवान विष्णु से प्रभावित होकर के
भागवत धर्म को अपना लेता है और इस धर्म के सम्मान में, ठीक है, आपको मध्य प्रदेश के विदिशा में, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा में क्या करता है, यानी हेलियोडोटस क्या करेंगे कि एक गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करेंगे। बात समझ में आया? किस अभिलेख का निर्माण करेंगे? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। और ये गरुड़ ध्वज जो अभिलेख है वो किस प्रकार का अभिलेख है? तो ये आपको स्तंभ अभिलेख है, यानी स्तंभ के समान ऊंचा है। यानी पिलर देखे हैं ना, जो घर में पिलर पड़ता है, तो यहाँ पर गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कौन करेगा? तो यवन, हिंद यवन के राजदूत हेलियोडोटस जो है वो भारत में आते हैं, भागवत धर्म को अपना लेंगे जो भगवान विष्णु से संबंधित है, और यहाँ पर आपको गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करेंगे। यह गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ पे है? तो आपको मध्य प्रदेश के विदिशा में, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा में। अरे विदिशा का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो आपको बेसनगर भी है, ठीक है, ये सब आपको हमने पहले ही बताया, ठीक है। विदिशा का पुराना नाम क्या है? वेसनगर है। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है, यह भी आप याद रखें। गरुड़ ध्वज अभिलेख जो है यह किसी व्यक्ति का, यानी विदेशी व्यक्ति का, ठीक है, यानी किसी राजदूत का, क्योंकि हेलियोडोटस क्या था? राजदूत था। तो यह किसी राजदूत का व्यक्तिगत अभिलेख है एकमात्र, और दूसरा नहीं है। किसी राजदूत का क्या है? व्यक्तिगत अभिलेख है। व्यक्तिगत का मतलब ये खुद का है, इसका मतलब खुद ने बनवाया है, और कोई राजदूत ने भारत में आकर के ऐसा अभिलेख नहीं बनवाया। बात समझ में है? तो ये हम पहले चरण में देखा था कि आपको डेमोट्रिडियस वंश की स्थापना किया था, दूसरे चरण में जो है यूक्रिटाइडस वंश की स्थापना किया। और हेलियोडोटस जो किस वंश से संबंधित रखा जाता है? तो आपको यूक्रिटाइडस वंश, ठीक है। और मिनांडर संबंध रखेगा आपको डेमोट्रियस वंश से। बात समझ में है? तो ये आपको ये वाला फेमस था, आपको ये गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, साथ ही साथ ये हेलियोडोटस, इसलिए आपको ये बताने के लिए हमको इतना जो है आपको सीक्वेंस में बताना पड़ा। बात समझ में है? अच्छा, ये यूक्रेटाइडस वंश का जो है अंतिम शासक, ऐसे तो पूछता नहीं है लेकिन आप फिर भी जान रखिए, ये यूक्रेटाइडस वंश का अंतिम शासक जो होगा, ठीक है, अंतिम शासक जो होगा वह कौन होगा? तो इसका नाम होगा आपको हर्मियस। बात समझ में है? ये हर्मियस, ये सभी जो आपको यूनानी थे, ये भारत में आए थे, इसलिए जो इन्हें हिंद यवन के नाम से जाना जाता है। हिंद मतलब भारत, और चूंकि ये यूनान से आए थे इसलिए यहाँ पर भारत में आके बस गए, इसलिए इन्हें जो आपको हिंद यवन कहा जाने लगा। बात समझ में है? तो द्वितीय चरण में, चलिए एक और रिवाइज करते हैं। द्वितीय चरण में जो है यूक्रेटाइडस भारत में आक्रमण करता है। वो आक्रमण किस जगह पे करता है? तो तक्षशिला पर। और तक्षशिला में यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना करता है। और यूक्रेटाइडस वंश का अगला शासक जो होगा, ये हो गया यूक्रेटाइडस पहला, और दूसरा हो गया आंतियाल। आंतियाल जो है वो मगध में ये आक्रमण अब नहीं करेगा, अब क्या करेगा? अपना एक राजदूत मित्रता बढ़ाने के लिए अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है हेलियोडोटस। और ये हेलियोडोटस जो है मगध में किस, उस समय राजा कौन होगा? तो भागव्रत। और ये भागव्रत किस वंश से स्थापित संबंधित है? तो शुंग वंश का जो आपको 9वां राजा होता है। और शुंग वंश का 10वां राजा का नाम क्या? टोटल कितने राजा होते हैं? 10 राजा, जिसमें 9वां राजा आपको भागव्रत होंगे, ठीक। और अंतिम शासक जो होगा इसका, 10वां राजा, उनका नाम हमने बताया था आपको देवहूति। अगर आपने हमारा पीछे क्लास नहीं देखा तो प्लीज जाकर के पीछे क्लास देखिए, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर सारा आपको सीक्वेंस से क्लास आपको मिल जाएगा। बात समझ में आए? तो हेलियोडोटस जो है भारत में आकर के क्या करते हैं? गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख का निर्माण करेंगे। एमपी के विदिशा, इसी को हम बेसनगर के नाम से जाना जाता है। बात समझ में? यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी जो आपको ये हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक वाले जो है, इनकी कुछ विशेषताएं भी है जिससे संबंधित प्रश्न जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको टॉपिक दे दीजिए, हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक के क्या क्या विशेषताएं थे। यह भारत में आकर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है। आपको हिंद यूनानी या हिंद यवन कह सकते इसको, ठीक। कहाँ से आए थे? हिंदू कुश पर्वत से। तो इनकी जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, चलिए उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है। क्लियर है? और ये जब आपका मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा तो आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो भी हम करा देंगे। जैसे हमने जैन धर्म में कराया, बौद्ध धर्म का कराया, आपको मौर्य वंश का कराया, उसी प्रकार से इसका भी कराते चलेंगे। क्लियर? पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, हिंद यवन का जो है क्या क्या विशेषताएं हैं
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंद यवन, ये यवन यानी हिंदू कुश पर्वत के जो है यवन से आए यानी यूनान से आकर के भारत में बस गए थे, इसलिए इन्हें जो आपको हिंद क्या कहा जाता है, हिंद यूनानी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया आपको, इसे क्या कहा जाता है, हिंद यूनानी। क्यों? क्योंकि ये आपको यूनान से आए थे और भारत में आ गए थे, बस गए, तो इसलिए आपको हिंद यूनानी कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाएगा? हिंद यूनानी। और इन्हें जो है काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, इन्हें क्या पसंद होगा? काली मिर्च। काली मिर्च मतलब समझ रहे हैं? काली मिर्च जो है आपको गोलकी देखे है ना, काला कलर का होता है, उसी को कहा जाता है काली मिर्च। तो ये हिंद यवन वाले को जो है काली मिर्च बहुत ही पसंद था। अतः काली मिर्च को जो है यवन प्रिय भी कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था? यमन प्रिय। और ऐसे भी भारत जो है मसालों के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस है। और जब अंग्रेज भी भारत आए थे तो स्टार्टिंग में जो है मसालों का ही व्यापार करने के लिए आए थे। क्लियर है? देखिए तीसरा जो है वह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि भारत में पहली बार चित्रयुक्त या लेख युक्त सोने का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको यूनानियों के द्वारा। ठीक है, तो ये सोने का सिक्का जो है सर्वप्रथम चलाया गया था किसके द्वारा? तो आपको यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। और ये जो सोने के सिक्के थे उसमें आपको चित्र भी बने हुए थे, साथ ही साथ कुछ लिखे हुए भी थे। बात समझ में आए? तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो आपको यूनानियों के द्वारा चलाया गया, बहुत फेमस प्रश्न है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। और इस सोने के सिक्के में जो है आपको कुछ लिखा भी रहेगा, साथ ही साथ उसमें चित्र भी बने रहेंगे। और इसलिए जो इसे क्या कहा जाएगा? तो ड्रम के नाम से जाना जाएगा। यानी कि सिक्के को क्या कहा जाएगा? तो ड्रम कहा जाएगा। और यह आपको इसमें जो भाषा लिखी हुई थी वह भाषा कौन सी लिखी हुई थी सिक्के में? तो खरोष्टी लिपि में लिखी हुई। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। बात समझ में आया? किस लिपि में लिखी रहेगी? तो खरोष्टी लिपि में। और ऐसे भी हम जानते हैं खरोष्टी लिपि जो है वो आपको अफगानिस्तान वाला एरिया के आसपास में या पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान वाला एरिया में ही है। तो चूंकि यूनानी तो उधर के आसपास में ही है ना, तो इसलिए ये जो सोने के सिक्के जो यूनानियों ने भारत में चलाया था, इन्हें ड्रम कहा जाता था। और उसमें चित्र भी बने होते, साथ ही साथ कुछ लिखे हुए थे। और वो लिखे हुए जो थे वो किस भाषा में लिखे हुए थे? तो आपको खरोष्टी लिपि में लिखे। इतना डीप प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा सोने का सिक्का किसने चलाया? तो यूनानियों ने। और सोने के सिक्के में जो है आपको चित्र बने होते थे, साथ ही कुछ लिखे भी हुए थे। और इसे जो है ड्रम के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? अच्छा, यूनानियों के द्वारा जो है भारत में बहुत महत्वपूर्ण काम जो किया गया, भारत में जो है खगोल के क्षेत्र में, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉमी, साथ ही साथ आपको ज्योतिषी के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। ठीक है, ज्योतिष के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में भी। ठीक है, गणित के क्षेत्र में भी। और समय की गणना को प्रारंभ किया। आप जहाँ देख रहे हैं जैसे आपका ईस्वी होता है ना, तो उस समय जो है सर्वप्रथम समय की गणना जो है किसने किया है? तो आपको यूनानियों ने ही किया, यानी हिंद यूनानी ने किया। समय की गणना का प्रारंभ किया गया। बात समझ में आया? तो यूनानियों ने जो है भारत में खगोल का शुरुआत किया, साथ ज्योतिष ज्योतिष का शुरुआत किया, गणित का शुरुआत किया, साथ ही साथ समय की गणना भी प्रारंभ भारत में यूनानियों के द्वारा ही किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। और इसके बाद जो है अभी इतना जो है डेवलप है। तो प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि जब हम विज्ञान पढ़ते हैं या गणित पढ़ते हैं तो ये किसका देन है? तो यह देन किसका है? तो आपका हिंद यूनानियों का देन। क्लियर है? जो कि विदेशी थे और भारत में आकर के बस गए थे। और इसमें क्या पॉइंट हो सकता है? आप जो भारतीय नाटक का जो विकास हुआ है आज का, जो पर्दे पर देखते हैं, ये किसकी देन है? ये भी आपको हिंद यूनानियों की ही देन है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो भारतीय नाटक है, भारतीय नाटक, ठीक है, भारतीय नाटक जो है वो किसकी देन है? तो आपको हिंद यूनानियों का ही देन है। और इन्होंने ही आपको भारतीय नाटक का विकास किया था। यानी भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा ही किया गया है। और भारतीय नाटक में जो पर्दा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये पूछता है, जो पर्दा इस्तेमाल होता है उस पर्दा को क्या कहते हैं? यवनिका कहा जाता है। ठीक है, यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है उस पर्दे के लिए। आप देखते नहीं है, ये पर्दा है जिसपे आपको चित्र चलते रहते थे। इस पर्दा को क्या कहा जाता था? यवनिका कहा जाता था। क्लियर है? इंडो ग्रीक शासन ने जो है, देखिए इसी शासन काल में जो है मूर्ति कला के एक शैली भी का विकास किया गया था। और इस शैली को जो है बहुत फेमस शैली है ये, गंधार शैली। तो मूर्ति कला का गंधार शैली जो है वह किसने शुरुआत इसका विकास किया है? तो हिंद यूनानियों ने ही विकास किया है। और इस शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति जो बनाई गई थी
आपको गांधार शैली में प्रथम मूर्ति बनाई गई, चूंकि मूर्ति बनाने की एक शैली है। प्रथम मूर्ति जो बनाई गई थी वो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी गांधार शैली में। अरे गांधार शैली का विकास किसने किया है? तो गांधार शैली का विकास जो है वह सर्वप्रथम यूनानियों ने ही किया है। बात समझ में है? तो ये आपका हिंद यूनानी की विशेषताएं थी जो हमने एक नज़र आपको देखा। ठीक है, इससे आपको एक दो बार देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि गांधार शैली यानी जो मूर्ति बनाने की कला है वो सर्वप्रथम इसका विकास किसने किया है? तो यूनानियों ने किया। और इसके गांधार शैली में जब प्रथम मूर्ति बनाई गई थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। भारतीय नाटक जो अभी आप देखते हैं इसका विकास सर्वप्रथम किसने किया था? यूनानियों ने ही किया था। और भारतीय नाटक के लिए जब पर्दा का इस्तेमाल किया जाता है उस समय उसको यवनिका कहा जाता है। क्लियर है? आपको भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया है? तो यूनानियों ने ही किया। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही जो आपको सोने का सिक्का चलाया था। क्लियर है? बहुत फेमस प्रश्न है ये। सोने का सिक्का किस किसके द्वारा चलाया गया था? यूनानियों के द्वारा। और इस सोने के सिक्के पे जो है कुछ खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी, साथ ही साथ कुछ चित्र भी बने हुए थे। और इस सिक्के को जो है ड्रम कहा जाता था। हिंद यूनानी वाले को जो है काली मिर्च बहुत ही पसंद था, इसलिए से काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता था। चूंकि ये यूनान से आए थे और भारत में आकर के बस गए, इसलिए भारत को हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इन्हें हिंद यवन के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में हम इसे इंडो ग्रीक कहेंगे। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने देखा कि लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि मौर्य काल के बाद भारत जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जिसमें सब प्रथम आक्रमण जो होता है विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक का होता है। ठीक है, तो इंडो ग्रीक आपको समझ में आ गया। या आपको इसमें कुछ कुछ फेमस नाम था, जैसे हेलियोडोटस हो गए, मिनांडर हो गए। क्लियर है? आपका नागसेन हो गए। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था, साथ क्या क्या विशेषताएं थे इनकी, ये भी हमने आपको आज के क्लास में बताया। ठीक है, अभी जो है भारत में जो दूसरा आक्रमण किसका होगा? तो दूसरा आक्रमण होगा आपको शक का। ठीक है, दूसरा आक्रमण किसका होगा? शक का। और इस शक आक्रमण को जो है क्या कहा जाता है? इन्हें जो आपको सीथियन भी कहा जाता है। ठीक है, सीथियन। बात समझ में आया? तो पहले चलिए हम शक के बारे में पढ़ते, उसके बाद पहलव और कुषाण हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? तो आपका चार विदेशी आक्रमण में जो है चार विदेशी आक्रमण में पहला आक्रमण इंडो ग्रीक हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा आक्रमण जो है वह किसका होगा? तो दूसरा आक्रमण जो आपको शक का होगा। क्लियर? दूसरा आक्रमण किसका होगा? तो चलिए दूसरा आक्रमण जो है आपका शक का होगा। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, तो आपको क्रम याद रहेगा। इसको हम ISPK कहते हैं, ISPK। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। इंडो ग्रीक हमने पढ़ लिया। चलिए दूसरा जो है वह किसका आक्रमण होगा? तो आपको शक का आक्रमण होगा। और शक को जो है वह सीथियन वंश के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सीथियन वंश। ठीक है, सीथियन वंश। क्लियर है? चलिए अब सीथियन वंश के बारे में थोड़ा हम समझते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तब पहला बात आता है ये कि मौर्य काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था? तो आपको शक था। पहला आक्रमणकारी कौन रहेगा? तो इंडो ग्रीक रहेगा। कब? मौर्य काल के बाद। क्लियर है? ये अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आया कहाँ से? तो यह आता आपको बेलन दर्रा को पार करके, उसी साइड में, यानी कि मध्य एशिया की तरफ से ही आया था ये भी। तो ये आपको बेलन दर्रा को पार करके आया था। और ये भी आपको कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपको मध्य एशिया का ही रहने वाला रहेगा। मध्य एशिया में रहता था और वहीं से जो आकर के भारत में आक्रमण किया। और सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया, भारत में आकर के इन्होंने शासन भी किया। बात समझ में? तो ये आपका मध्य एशिया से आए थे बेलन दर्रा पार करके। और इसे जो है मध्य एशिया से भगाएगा कौन? था यूची कबीला वाला। ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये आपका वहाँ पे 5 कबीला था और उस 5 कबीला में यूची कबीला वाला क्या करेगा कि आपको शक वाले को जो है भगा देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? शक जो शक शासक रहेंगे उसको मार पीट करके भगा देगा। और वो भाग करके कहाँ आ जाएगा? भारत आ जाएगा। और भारत में जो आपको बेलन दर्रा पार करके भारत आता है। क्लियर है? और इन्हें जो आपको यूची कबीला वाले जो है मध्य एशिया से मार करके भगाते हैं। और शकों के शासन व्यवस्था जो है ये पूछा जाता है कि शक वंश का जो है यानी शक वंश का शासन कैसा था?
ठीक है, शासन व्यवस्थाएं कैसी थी, इसके शासन व्यवस्थाओं को मतलब इसके शासक को जो है छत्रप शासक कहा जाता था, और इसके राजाओं को, ठीक है, आपको इसको के शासन व्यवस्था को छत्रप शासक व्यवस्था कहा जाता था। कौन सी शासन व्यवस्था कहा जाती थी? छत्रप, छत्रप शासन व्यवस्था। क्लियर है? छत्रप शासन व्यवस्था कहा जाता था। क्लियर है? और इनके राजाओं को जो है छत्रप के नाम से जाना जाता था। टेबल एक तरह से कह सकते हो उपाधि है। ठीक है, छत्रप। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि दूसरा विदेशी आक्रमण मौर्य काल के बाद शक का होता है, जिन्हें सिथियन वंश के नाम से जाना जाता है, और यह मध्य एशिया में रहते थे, और मध्य एशिया में यूची कबीला वाला इसको मार पीट के भगा देगा, और यह बेलन दर्रा पार करके कहाँ आ जाएगा? भारत में आ जाएगा। और यह भारत में शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में, क्लियर है, यह आपका भारत है। चलिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ये भारत कुछ ज़्यादा ही खराब बन गया। चलिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये अभी वर्तमान भारत है। तो क्या उस समय भी ऐसा ही भारत था? जी नहीं, उस समय जब भारत था वह अखंड भारत था। क्लियर? ये आपका जो पाकिस्तान वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये भी किसका हिस्सा था? भारत का ही। ये आपका अफगानिस्तान वाला जो एरिया देख रहा है, ये भी किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। तो ये आपका देखिए नॉर्थ, अब डायरेक्शन निकाल लिया गया सॉरी पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर क्षेत्र, यानी उत्तर और पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का क्या किया? शकों ने विस्तार किया। अब भारत में आकर के जो है, भारत में आकर के 5 जगहों पर ये बस जाते हैं। ठीक, कितने जगह पर बसते हैं? तो 5 जगहों पर बसते हैं। चलिए इसको हम दूसरे स्लाइड में लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा ना कि ये मध्य एशिया से आया था, यूची कबीला वाला इसको क्या करेगा? भगा देगा, और बेलन दर्रा पार करके भारत में आ जाएगा। ये शक या सिथियन वंश की जो शासन व्यवस्था होगी वह छत्रप शासक व्यवस्था हो गई, और इसके राजा को जो है वो छत्रप कहा जाता था। और भारत में आकर के जो है कितने जगह पर बस जाएंगे? यानी 5 अलग अलग जगहों पर वो बस जाएंगे। बात समझ में आए? तो शक शासक जो होंगे, यानी शक शासक जो होंगे, और भारत में आकर के जो है कितने जगह पर बस जाते हैं? तो 5 जगह पर, 5 अलग अलग जगहों पर भारत में आकर के बसेंगे। और वह 5 जगह कौन कौन है? तो ये आपका सबसे पहला था कंधार। कौन सा? कंधार। क्लियर है? सबसे पहला जो है आपको कौन सा जगह, माना पश्चिम उत्तर क्षेत्र ने अफगानिस्तान वाला एरिया, तो ये आपको कंधार में आकर के बस जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपको तक्षशिला में आकर के बस जाएगा। ठीक है, तक्षशिला में। तीसरा जो है आपको मथुरा में आके बसेगा। कहाँ पे? मथुरा में। क्लियर है? चौथा जो है आपको उज्जैन, उज्जैन में। और पांचवा जो है आपको नासिक में। ठीक है, नासिक में। तो ये तो उस समय के वर्तमान मतलब भूभाग या कहे स्थान है। तो अभी जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मतलब ये स्थान कहाँ पे है? कंधार। तो कंधार आपको पड़ जाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान में हो जाएगा। क्लियर है? तक्षशिला जो आपको यह पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान में। मथुरा जो आपको जानते हैं आप उत्तर प्रदेश में, तो भारत में ही है। और उज्जैन आपका यह मध्य प्रदेश में। और नासिक कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अभी आपको जो है मतलब मोटा मोटी आइडिया लग रहा है कि यह शक शासक जो है भारत में आएंगे तो जरूर, लेकिन वह एक जगह पर रह करके शासन नहीं करेंगे, 5 अलग अलग जगहों पर आकर के बस जाएंगे। और वह 5 अलग अलग जगह कौन से होंगे? तो पहला कंधार, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मथुरा, और उज्जैन और नासिक। यानी 5 अलग अलग जगह पर शक के लोग जो है, यानी जो यूची कबीला वाला जो भगाया मध्य एशिया से भारत में तो आ गया, भारत में आकर के रहना भी पड़ेगा। तो 5 अलग अलग जगह पर क्या होते हैं? ये बस जाते हैं। बात समझ में आया? और ये 5 अलग अलग जगह पर जो बसेंगे, तो ये अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग जगह पर शक वंश का स्थापना करेगा। क्लियर है? तो तक्षशिला में जो आपको शक वंश का जो स्थापना करता है, उनका नाम होता है आपको माउस। क्या नाम होगा? माउस के द्वारा किया गया है। ठीक, आपको वही आप देखें मथुरा में जो शक वंश की स्थापना करेगा, उनका नाम होगा आपको राजुल। क्या होगा? राजुल। आपका उज्जैन में जो शक वंश की स्थापना करते हैं, इनका नाम होता है आपको चेष्टक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए, इन्हें चेष्टक या यशोमती भी कहा जाता है। क्लियर है? चेष्टक या यशोमती।
और नासिक में जो शक वंश की स्थापना करेंगे इनका नाम होगा भूमक। इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम हो जाएगा भूमक। यहाँ तक बात समझ में आया कि शक जो है आपका मध्य एशिया से, जो वहां से यूची कबीला वाला भगाएगा, भारत में आएगा और भारत में आकर के 5 अलग अलग जगहों पर बस जाएगा। और वो 5 अलग अलग जगह पर जब बसेगा तो वहां पे अलग अलग व्यक्ति के द्वारा भारत में जो है शक शासन यानी शक वंश की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो आपको वो इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है? तो इसमें आपको वो इम्पोर्टेंट जो है आपको मथुरा वाला, ठीक है, जिसकी स्थापना कौन करेगा? ये मथुरा वाला, और साथ ही साथ आपका ये नासिक वाला। ठीक है, ये 2 से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम अगला स्लाइड में देखते हैं। बस समझ में आता है? यहाँ तक आपने देख लिया। तब मथुरा के शक शासक का जो शक वंश का स्थापना कौन किया था मथुरा में? हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा। तब मथुरा में करेगा राजुल। कौन करेगा? राजुल। यानी कि मथुरा के शक शासक राजुल को, ठीक है, ये राजुल को क्या करता है? मालवा के शासक क्या करेंगे? युद्ध में हरा देंगे। कहाँ के शासक? मालवा के शासक। बात समझ में आया? मालवा के शासक जो होंगे वो आपको मथुरा के शक शासक राजुल को क्या करेंगे? आपको युद्ध में इसको पराजय कर देंगे और ये मालवा के शासक आपको विजय हो जाएंगे। क्लियर है? और यह मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शक शासक ने जो है यह पराजय कब करता है? तो ये आपको पराजय करेंगे संतामन ईसापुर। क्लियर? संतामन ईसापुर जब पराजित करेगा, और इसी पराजित के उपलक्ष्य में मालवा के शासक क्या करेंगे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। किसकी उपाधि धारण करेंगे? विक्रमादित्य। जब आप गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका चर्चा आपको मिलेगा। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि जो है टोटल कितने राजाओं ने धारण किया था? तो इसका 10 राजाओं ने धारण किया, जिसमें सबसे पहला जो है मालवा के शासक ने ही आपको धारण किया था। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपको सूरवीर। यानी ये उपाधि जो अपने आप को देगा तो वह अपने आप को शो करेगा कि हम क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत शासक है, शक्तिशाली शासक थे और सूरवीर। क्लियर है? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है सर्वप्रथम किसने धारण किया? तो मालवा के शासक ने। और यह किस उपलक्ष्य में? संतावन ईसा पूर्व में मथुरा के शक शासक राजुल को पराजित करता है, और इसी उपलक्ष्य में मालवा के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं 57 ईसा पूर्व। क्लियर है? और यह विक्रमादित्य की उपाधि जब धारण करेंगे तो ये मालवा के शासक एक काम और करेंगे कि आपको 57 ईसा पूर्व यानी कि इसी समय, ठीक है, चलिए ईसा पूर्व को हम BC लिख देते हैं। तो 57 ईसा पूर्व में ही जो है आपने एक कैलेंडर का नाम सुना होगा जिसका नाम आपको विक्रम संवत। कैलेंडर का नाम सुना है ना? विक्रम संवत। और ये विक्रम संवत नामक कैलेंडर का, जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, तो विक्रम संवत नामक कैलेंडर को चलाया गया। क्लियर है? तो यह प्रश्न आता है कि विक्रम संवत कैलेंडर जो है वह कब इसका शुरुआत हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व। किसके द्वारा किया गया था? तो मालवा के शासक, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण। और यह मालवा के शासक किस उपलक्ष्य में विक्रम संवत कैलेंडर चलाते हैं? तो आपको मथुरा के शासक राजुल को पराजित कर देते हैं, इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत कैलेंडर को चलाया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, यह हमने तो देख लिया था कि 5 शासक थे, 5 अलग अलग जगहों पर था, लेकिन हमने आपको मथुरा से अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है तो हमने आपको बता दिया। दूसरा जो आपको नासिक के शक शासक, और ये जब हम शुंग वंश पढ़ा रहे थे, नहीं सॉरी, सातवाहन वंश, तो वहां पर हमने आपको बताया था ये नासिक के शक शासक नहपान के बारे में। क्लियर? नासिक के शक शासक नहपान के बारे में। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए हम वंश वाला को एक अलग से सेपरेट करके बताएं, और ये विदेशी आक्रमणकारी जो थे, ये 4 जो ISPK जो होंगे, ये इसको अलग करके, तो दोनों को बताते तो मिक्स हो जाता, तो थोड़ा समझने में भी परेशानी होता है। क्लियर? इसलिए इसको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक तो हो गया आपको मथुरा के शक शासक, और दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट है, कहाँ के शक शासक? तो नासिक के शक शासक। क्लियर है? कहाँ के शक शासक? तो नासिक के शक शासक। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो जो नासिक के शक शासक रहेंगे इनका नाम होगा आपको नहपान। क्या रहेगा? नहपान रहेगा। और ये नासिक का शक शासक नहपान ने किस वंश पर आक्रमण करता है? तो सातवाहन वंश पे। सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के किस
राजा के ऊपर करेगा तो यह सातवाहन वंश के राजा के ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्लियर है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल में, यानी सातवाहन वंश हमने आपको पढ़ा दिया है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में नासिक के शक शासक नहपान क्या करेंगे, इस पर आक्रमण करेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर। लेकिन इस आक्रमण में जो है नहपान क्या होता है, खुद हार जाएगा और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो क्या होगा, जीत जाएगा। और यही गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश की खोई प्रतिष्ठा को वापस भी दिलाता है, क्लियर है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इस आक्रमण में विजय हो जाएगा और नहपान जिन्होंने आक्रमण किया था वो खुद ही हार जाएगा, क्लियर है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है जोगल थम्बी में मिले सिक्कों से। बात समझ में, किस जगह पर मिला है, तो आपको जोगल थम्बी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। जब मैं सातवाहन वंश पढ़ा रहा था वहां पर भी आपको ये नोट करवाए थे, ठीक है। तो जोगल थम्बी ये कहाँ, ये किस क्षेत्र में पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा नासिक में, क्लियर। नासिक मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नासिक के जोगल थम्बी क्षेत्र में सिक्के का जो है आपको साक्ष्य पाया गया है, सिक्के का। और इस सिक्के का जो है एक तरफ, इस सिक्के के एक तरफ जो है किसका चित्र रहेगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी का, और दूसरा तरफ जो है चित्र रहेगा नहपान का, क्लियर है। और एक तरफ ये गौतमी पुत्र सातकर्णी विजय होंगे और ये पराजय होंगे। तो इसी आक्रमण के जो है जो आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी जब विजय हो जाएंगे, तो इस विजय के उपलक्ष्य में जो है एक सिक्के चलाते हैं, और उस सिक्के में एक पहलू में गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र होगा और दूसरे पहलू में नहपान का चित्र होगा, जिसमें उसमें दर्शाया गया है कि नहपान जो है इस आक्रमण में क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, और गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या होंगे, जीत जाएंगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो अभी तक हमने देखा, ठीक है, कि भारत में शक शासक जो आएंगे, शक वंश के जो लोग आएंगे भारत में 5 अलग अलग जगहों पर आकर के बसेंगे, जिसमें कंधार में बसते हैं, तक्षशिला में बसेंगे, मथुरा में, उज्जैन में और नासिक में, क्लियर है। और आपका यहाँ पे तक्षशिला में जो शक वंश की स्थापना करेगा मौर्य के द्वारा किया गया था, मथुरा में राजुल के द्वारा, और उज्जैन में चेष्टक या यशोमती के द्वारा, और नासिक महाराष्ट्र में भूमक के द्वारा, क्लियर है। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट, एक आपका मथुरा वाला, दूसरा आपका नासिक वाला, और इससे एक एक प्रश्न ही बनता है। तो मथुरा का जो यूपी में पड़ेगा, और ये जब राजुल होगा, मथुरा का शक शासक राजुल, इसको कौन हरा देगा, तो इसको हरा देगा मालवा के शासक, और यह आपको पराजित करेगा 57 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध में मालवा के शासक जीत जाएंगे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। और इसी 57 ईसा पूर्व में जो है कैलेंडर का प्रारंभ करेंगे, जिस कैलेंडर का नाम होगा आपको विक्रम संवत कैलेंडर, क्लियर है। तो विक्रम संवत कैलेंडर किसके द्वारा चलाया गया था, तो विक्रमादित्य, जो मालवा के शासक होंगे, क्लियर है। दूसरा शक शासक आपको नासिक का नहपान के बारे में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि नासिक के शक शासक नहपान ने सातवाहन वंश के, और उस समय सब भारत में सातवाहन वंश रहेगा मगध में, जो हमने आपको बता दिया। अगर आपने हमारा क्लास पहले का नहीं देखा है तो प्लीज अगर क्लास देखे तो आपको और सीक्वेंस ज्यादा समझ में आएगा। तो सातवाहन वंश गौतमीपुत्र सातकर्णी उस समय राजा होंगे, और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन काल में नहपान आक्रमण करता है मगध पर, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा, और नहपान जो है वह हार जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सिक्के बनवाते हैं, ठीक है, सिक्कों का चलन करता है। और सिक्के में एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र रहेगा, दूसरी तरफ नहपान का। इस चित्र में दिखाया गया है आपको सिक्के में कि नहपान क्या इस आक्रमण में हार गया और गौतमीपुत्र सातकर्णी विजय हुआ था। और ये सिक्के का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो जोगल थम्बी जो कि नासिक में है, वहां से आपको यह सिक्का पाया गया। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए अब शक शासक में जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शक वंश जो विदेशी आक्रमणकारी था, तो ये सिर्फ आक्रमण ही नहीं करेगा बल्कि भारत में आकर के बस भी जाएगा। तो ये सब आपको मौर्य वंश के बाद ही होगा, क्योंकि मौर्य वंश के समय में किसी का हिम्मत नहीं था कि भारत में विदेशी आक्रमण आकर के क्या कर दे, आक्रमण कर दे, क्लियर है। तो शक वंश में हमने देख रहा है। अच्छा, शक वंश में सबसे जो शक शासक जो प्रतापी शक शासक होगा, यानी शक्तिशाली प्रतापी
जो सबसे प्रतापी शक शासक होंगे उनका नाम क्या रहेगा, तो उनका नाम होगा आपको उज्जैन का रुद्रदामन। ठीक है, देखिए ये अपने मथुरा का देखा, नासिक का देख लिया, दोनों तो हार जाएगा, लेकिन ये उज्जैन का जो शक शासक है ये बहुत शक्तिशाली होता है और यह हारता नहीं है बल्कि हरा देता है, यानी यह जीत जाएगा। तो शक शासक आपको कहाँ का, उज्जैन का। और उज्जैन कहाँ पड़ेगा, तो उज्जैन पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी शक शासक जो भारत में 5 जगहों पर आकर के अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग शासक जो थे, उन सभी में सबसे जो शक्तिशाली और प्रतापी शासक होगा वो उज्जैन का शक शासक होगा, जिनका नाम होगा रुद्रदामन। ये आपने नाम सुना होगा। ठीक है, रुद्रदामन। तो अगर आप इतिहास जो है अब या हिस्ट्री अगर सीक्वेंस में आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा रुद्रदामन कौन था, हेलियोडोटस कौन था। इसलिए जो है अगर मैं चाहता तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बता सकता था लेकिन वहां पर अगर बीच बीच में मैं बताऊंगा तब कुछ समझ में ही नहीं आया कि रुद्रदामन कहाँ से आ गया, हेलियोडोटस कहाँ से आ गया, कौतिपुर सातकर्णी, वशिष्ठपुर, पुल्लवाल, मतलब ये सब थोड़ा अजीब नाम भी है और ये कहाँ से आएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले सीक्वेंस से पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बताते चलेंगे। तो सबसे प्रतापी शक शासक में जो कौन रहेगा, तो उज्जैन का शक शासक होगा जिसका नाम होगा रुद्रदामन। क्या नाम होगा, रुद्रदामन इसका नाम होगा। और ये रुद्रदामन जो है सातवाहन शासक, तो सातवाहन शासक ये भी रुद्रदामन क्या करेंगे, मगध पर आक्रमण करेंगे। कहाँ आक्रमण करेगा, मगध पर आक्रमण करेगा। और जब मगध पर आक्रमण करेगा तो मगध में जो है वो किस वंश का शासन चल रहा होगा, तो सातवाहन वंश का। ये भी आपको हमने बताया है, किस वंश का, सातवाहन वंश का। और सातवाहन वंश का कौन सा राजा रहेगा, तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी रहेगा। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। क्लियर है। और वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी मगध का शासक रहेगा, यानी सातवाहन वंश का है। और इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में जो है रुद्रदामन क्या होंगे, विजय हो जाएंगे। यानी कि देखिए 2 शक शासक हार गया था उधर, एक आपका नासिक का शक शासक नापान हार गया और मथुरा का शक शासक राजुल भी हार गया था। अभी जो है नासिक का शक शासक एक प्रतापी शासक होता है, और जब यह मगध पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो ये मगध के उस समय सातवाहन वंश का शासन चल रहा था, और उस समय वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी को क्या करेगा, यह हरा देगा। यानी वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी पराजित हो गया और रुद्रदामन विजय हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, ये रुद्रदामन के बारे में जो है और एक मतलब जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर एक जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने कराया, सबसे पहला प्रश्न तो रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन है, तो उज्जैन का शक शासक है। ये शक शासक कौन है, ये शक शासक आपको विदेशी है। बात समझ में आ रहा है ना। तो रुद्रदामन के द्वारा जो है जूनागढ़ अभिलेख बनवाया गया था। और यह जूनागढ़ अभिलेख किस जगह पर है, तो आपको गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में। क्लियर है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में ये आपको जूनागढ़ अभिलेख है। तो रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर, क्लियर है, गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। और यह अभिलेख की भाषा क्या होगी, तो इसकी भाषा होगी संस्कृत। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी भाषा क्या रहेगी, तो इनकी भाषा रहेगी संस्कृत। और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है, और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर गुजरात के सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण करवाया था, और उस झील का नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। क्लियर है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब हम मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तो इसकी चर्चा हमने की थी आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सब एक दूसरे से लिंक है, इसलिए हम आप लोग को रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि आपको मतलब मालूम चले। क्लियर है। तो जूनागढ़ अभिलेख बनवाया गया किसके द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा। इसमें जो है आपको यह भारत के जो है पहली संस्कृत की अभिलेख है। बस में संस्कृत में लिखी गई पहली अभिलेख है आपको जूनागढ़ अभिलेख।
अरे गुजरात के सौराष्ट्र में है। इसमें जानकारी क्या है? तो इसमें जानकारी है आपको सुदर्शन झील के बारे में। इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया है गुजरात के सौराष्ट्र में। क्लियर है? ऐसे यह भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब गुजरात तक के क्षेत्र का जो है वह मतलब अधिकार था, तभी तो झील का निर्माण कराया, नहीं तो वहां पर अधिकार नहीं रहेगा तो झील का निर्माण कैसे कराएगा। क्लियर है? तो ये बनाया गया था जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा, और इसमें जानकारी दी गई थी सुदर्शन झील की, और इसमें लिखा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। क्लियर है? अच्छा, ये सुदर्शन झील जो है ये पहला तो निर्माण कराएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अभी रुद्रदामन को क्या जरूरत ऐसा पड़ा कि जो है इनके बारे में लिखाना पड़ा? तो ये क्या करते हैं, जब रुद्रदामन गुजरात में इनका शासन रहेगा तो इसी सुदर्शन झील तो ऑलरेडी निर्माण कर दिया था, लेकिन ये सुदर्शन झील को जो है फिर से जीर्णोद्धार कराएगा, माने इसका रिपेयरिंग का काम कराएगा या और अच्छी व्यवस्थाएं आपको की जाएगी। किसके द्वारा? तो रुद्रदामन के द्वारा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर एक अभिलेख का भी निर्माण करा देता है रुद्रदामन के द्वारा, और इसमें फिर लिखना पड़ता है कि रुद्रदामन लिखेगा ना कि आखिर ये थोड़े लिख देगा कि सुदर्शन झील का निर्माण मैंने कराया, ऐसा तो नहीं लिख सकता। इसलिए जानकारी इन्होंने दिया कि सुदर्शन झील का निर्माण हमने नहीं किया, ये किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सरकारी पैसे के खर्च पे किया। क्लियर है? ये जानकारी दी गई आपको जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में, और इसी सुदर्शन झील का फिर से पुनः निर्माण कराया गया आपको रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, रुद्रदामन के द्वारा पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार बोल सकते हैं। क्लियर है? या जीर्णोद्धार बोल सकते हैं। और यह आपको रुद्रदामन जो खुद तो ये तो राजा है, ये अपने अधिकारी से कराता है जिसका नाम होता है आपको सुबीसाक। अधिकारी का क्या नाम रहेगा? सुबीसाक। ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सुबीसाक के द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा कि शक शासक उज्जैन का यानी मध्य प्रदेश का बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक होता है। ये रुद्रदामन मगध पर आक्रमण करेगा, उस समय मगध का शासक कौन होगा? तो सातवाहन वंश का वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी। इस आक्रमण में वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी पराजय हो जाएंगे और रुद्रदामन विजय हो जाएगा। क्लियर? एक प्रश्न, एक चीज समझ, एक पॉइंट समझ में आया। अभी दूसरा पॉइंट ये इनके बारे में कि रुद्रदामन जो है गुजरात के सौराष्ट्र में एक अभिलेख का निर्माण करते हैं गिरनार पहाड़ी पर, और उस अभिलेख का नाम होता है जूनागढ़ अभिलेख। यह जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या रहेगी? संस्कृत, और यह भारत की प्रथम संस्कृत भाषा की अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इस जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी किस चीज की दी गई है? तो सुदर्शन झील की जानकारी दी गई है, और इसमें बताया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और फिर उसके बाद जो है सुदर्शन झील का जो मतलब फिर से पुनर्निर्माण रुद्रदामन के द्वारा कराया गया। क्लियर यार? जीर्णोद्धार रुद्रदामन के द्वारा कराया गया। क्लियर है? और ये सिर्फ रुद्रदामन ही नहीं, इसके बाद जो है सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो गुप्त शासक भी करते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो गुप्त शासक के द्वारा भी किया गया था। चलिए थोड़ा सा आप जान के रखिए, फिर वहां पर जब हम बताएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। तो गुप्त शासक स्कंद गुप्त के द्वारा किया। किसके द्वारा? स्कंद गुप्त के द्वारा। ठीक है, गुप्त शासक स्कंद गुप्त के द्वारा भी इसका जो है क्या किया जाता है? पुनः निर्माण कराया जाता है। क्या यानी एक ही झील को जो है कितने शासकों ने जो है पुनः निर्माण कराया है? तो पुनः निर्माण कराया आपको 3 शासकों। पहला तो बनाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, दूसरा पूरा फिर पुनः निर्माण कराया गया रुद्रदामन के द्वारा जो शक शासक थे, और फिर स्कंद गुप्त के द्वारा जो है फिर से पुनः निर्माण कराया जाएगा। और यह स्कंद गुप्त किस वंश का शासक होगा? तो गुप्त वंश का, जो हम आगे देखने वाले हैं। बात समझ में आया? अच्छा, अंतिम शक शासक जो होंगे आपको रुद्र सिंह तृतीय होंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्राह्मी लिपि का जो है आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है, और हिंदी जो है संस्कृत देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बात समझ में आए? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है, जब हम आगे गुप्त शासक पढ़ेंगे, आप यहाँ पर आप जान के रखिए कि गुप्त शासक जो होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त जो है श्री गुप्त क्या चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का स्थापना करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब आएगा,
ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये पूरे शक शासक को क्या करेगा, यहाँ से खदेड़ेगा, मार के भगाएगा। बस में ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त शासक होगा, ये शकों का सर्वनाश कर देगा। और इसी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। हमने आपको बताया ना, विक्रमादित्य की उपाधि जो है टोटल 10 राजाओं ने क्या किया था, धारण किया था। विक्रमादित्य का मतलब ही होता है सूरवीर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करेंगे कि शक शासक को भारत से क्या करेंगे, खदेड़ के भगा देंगे शक शासकों को। शक शासक को यहाँ से खदेड़ कर भगाएंगे। और इसी का उपलक्ष्य में जो है आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। तो आप अगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम सुने होंगे, तो ये विक्रमादित्य जो है वो क्या है, तो आपको एक प्रकार से उपाधि है। और विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, सूर्यवीर। क्लियर हो गया, विक्रमादित्य का मतलब क्या है, सूर्यवीर। और विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है एक चांदी का सिक्का भी चलाया है। और इस चांदी के सिक्के को जो है रूपक कहा जाता था। ये हम आगे गुप्त शासक में पढ़ेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो ये था आपका शक शासक जो भारत पर आक्रमण किए थे, उनके बारे में डिटेल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम कुछ कैलेंडर जो है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो वर्तमान में कैलेंडर यूज हो रहा है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। एक और होता है आपको शक संवत कैलेंडर, और दूसरा होता है विक्रम संवत कैलेंडर। तो उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ तीसरा जो विदेशी आक्रमण था आपको पल्लव या पार्थियन वंश का, उसके बारे में भी हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तब एक और बन जाएगा विदेशी आक्रमण कुषाण वंश के बारे में। क्लियर। तो इसी तरह से हम सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा तब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और प्यारा क्लास अच्छा लग रहा है या आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, जिससे हमको अप्रिसिएशन मिलता रहेगा। क्लियर। और चैनल का जो है ग्रो कराने में आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करिए, क्योंकि चैनल जो हमारा नया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब कराना है। और क्लास तो अच्छा लग ही रहा है, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ हमें आप लोग को बता रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।